हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन गौरव और आपको अपना यूट्यूब चैनल गौरव नवीन सर मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज फिजिक्स का एक और वीवीआई क्वेश्चन 12वां क्लास का लेकर के आए हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। इस बार पूर्णतः संभावना है कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हम पहले लिख चुके हैं। पढ़ देते हैं क्या है क्वेश्चन से। क्रिकहाफ के नियमों को लिखें, क्रिकहाफ के नियमों को लिखें एवं इस नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन के स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करें। मतलब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्रिकहाफ के नियमों को लिखना है, इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करना है। एक व्यंजक होता है आवश्यक शर्त का, उसको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है कि क्रिकहाफ का नियम है। तो क्रिकहाफ जो है एक आपका भौतिक वैज्ञानिक थे, है ना। उन्होंने जटिल विद्युत परिपथ के लिए दो नियम दिए थे और एक ओम जी थे, जिसे आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम। तो जो ओम थे उन्होंने क्या था कि एक सिंपल सा मतलब साधारण विद्युत परिपथ के लिए उन्होंने धारा और विभवांतर के बीच संबंध और वितरण, मतलब परिपथ में धारा और विभवांतर कितना वितरित है उससे संबंधित उन्होंने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और क्रिकहाफ के नियम के अनुसार मेरा क्या होता है कि जटिल विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर का वितरण जिस नियम से ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिकहाफ का नियम। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, क्रिकहाफ का पहला नियम देखिए। पहला नियम, क्रिकहाफ का पहला नियम। क्रिकहाफ के पहला नियम में क्या था कि किसी चालकों के जाल में किसी बिंदु की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग और उस बिंदु से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग आपस में बराबर होता है। या फिर हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, चालकों के जाल में या फिर किसी चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग का योगफल या फिर बीजीय योग 0 के बराबर होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से देखिए करेंगे क्या, ए मेरा क्या है, एक बिंदु है, यहाँ से ए और यहाँ से ए। चलिए हम इतना समझ लेंगे। ए मेरा एक बिंदु है, एक चालक का जाल है समझ मान लेते हैं। अब इस चालक के जाल में धारा यहाँ पे I1 आ रहा है, धारा यहाँ पे I2 आ रहा है। अब धारा इस बिंदु से I3 निकल रही है और यहाँ से क्या है I4 निकल रहा है, ये आपका बिंदु है। तो हम क्या बताया कि किसी चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। यही आपका क्रिकहाफ का पहला नियम है। तो इसमें देखिए, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या चीज़ कि किसी बिंदु की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग बिंदु से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन ऑफ I बराबर 0। यही आपका होता है समेशन ऑफ I बराबर 0। समेशन का मतलब होता है कुल। तो यहाँ से देखिए इस बिंदु पर धारा कौन कौन आ रहा है, एक धारा मेरा मिल रहा है I1, एक धारा मेरा क्या मिल रहा है I2, और धारा कौन कौन जा रहा है तो I3 और I4 जा रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया I3 प्लस I4। यानी हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर में 0। यही मेरा क्या है क्रिकहाफ के पहला नियम से है। ये जो मेरा बात लिखा गया ये क्रिकहाफ के पहला नियम से है और इसी को हम यहाँ पे इस कैटेगराइज में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका इनकमिंग है, इनकमिंग इक्वल टू मेरा क्या है ये आउटगोइंग है किसी बिंदु के लिए। तो इसे करेंगे आउटगोइंग, है ना। बस यही याद रखना है कि कोई आपका पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट पे जो भी धारा आ रहा है उसका योग कर देना है और उस पॉइंट से जो भी धारा आपका जा रहा है उसका योग कर देना और दोनों को आपस से बराबर कर देना है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकहाफ का पहला नियम कहते हैं, क्रिकहाफ का प्रथम नियम कहते हैं। ये मेरा हो गया। अब इसके बाद देखिए सेकेंड लॉ क्या इसका है, क्रिकहाफ का सेकंड नियम क्या है। आपको एग्जाम में सिर्फ नियम लिख के छोड़ देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस आपको यही लिखना है एग्जाम में कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन ऑफ I बराबर 0। बस इससे बेसी नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए
इसके बाद मेरा क्या है सेकंड नियम सुन लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, यानी दूसरा नियम क्या था। तो उन्होंने जटिल परिपथ के लिए ही दोनों नियम दिया है, ऐसा नहीं है। एक आपका ओपनली था और एक आपका क्या है बंद परिपथ का था। तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, आपको दूसरा नियम लिखना होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम, देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ जी ने सेकंड नियम में क्या दिया था कि किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रत्येक भाग के प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या फिर लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक ले लेते हैं बंद परिपथ जिसमें ए आपका क्या है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक हम लोग सेल लगा देते हैं, ये भी मेरा हो गया एक रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग R1 कर लेते हैं, इसको हम लोग R2 कर लेते हैं। अब यहाँ से ये मेरा क्या हो गया R3 हो गया। इसका एक छोर इधर है, एक छोर इधर है, एक छोर इधर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बंद परिपथ का नाम देंगे। अब देखिए करंट मेरा क्या है कि इधर से आ रहा होगा, यहाँ गया तो करंट इसमें मेरा क्या बह रहा है, सपोज मान लीजिए कि I3 बह रही है। अब यहाँ क्या है कि ये जो आपका जो करंट है ये मेरा क्या है I2 है। अब चलिए हम इसका दिशा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ये जो मेरा करंट क्या है I1 है, ये मेरा करंट क्या है I1 है। अब इसका सेल मेरा E लगा हुआ है। तो किरचॉफ जी ने क्या बताए थे कि आपका जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम के अनुसार मेरा क्या होता है कि ये जो आपका बंद परिपथ है, बंद परिपथ में जितने आपके क्या है प्रतिरोध है ना, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध में जो भी आपका धारा प्रवाहित हो रहा है उनका गुणनफल और सभी को जोड़ने के बाद जो आपको आएगा वो आपका क्या होगा कि जो भी आपका परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल है, जैसे हम आप E ले लिए, कहीं आपका और मिलेगा तो कहीं E1 कहीं E2 इस तरह से मिल सकता है। तो उसका जो आपका जो कुल योग होता है, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। यही आपका क्या है किरचॉफ का सेकंड नियम है। तो फिर से सुन लीजिए किरचॉफ का सेकंड नियम मेरा क्या होता है। किरचॉफ का सेकंड नियम मेरा यही होता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में चालकों से या फिर तार से या फिर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा एवं प्रत्येक भाग के प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई। हम यहाँ बोल सकते हैं समेशन ऑफ ई मेरा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई आर बराबर मेरा क्या होगा समेशन ऑफ ई। आई मेरा क्या है प्रवाही धारा, आर मेरा क्या है प्रतिरोध जो भी आपका होगा, और इसका मतलब मेरा क्या होता है विद्युत वाहक बल, और समेशन का मतलब मेरा कुल, या फिर इसे हम लोग सिग्मा भी कह सकते हैं। तो देखिए किरचॉफ के सेकंड लॉ के अनुसार यहाँ मेरा क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ से चलना आरंभ करते हैं ना, जब यहाँ चलिएगा तो ये हमारा क्या है ये अपनी दिशा में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे I1 R1। ये जो आपका बंद परिपथ था, तो बंद परिपथ का ये जो आपका भाग जो दिख रहा है इसका प्रतिरोध अब क्या लिया है I1 R1, और धारा क्या बह रहा है I1, तो इनको दोनों गुना कर देंगे तो I1 R1। इसके बाद मेरा क्या होगा, ये फिर क्या है ये हमारी दिशा में है तो प्लस कर लेंगे I3 R3। फिर ये भी क्या है कि ये भी हमारा क्या है हमारी दिशा में है, तो इसको कर लेंगे I2 R2। अगर दिशा चेंज रहता, चलो मान लें कि इधर दिशा है फिर इधर दिशा है फिर इधर दिशा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब यही जो आपका होगा समेशन ऑफ आई आर, हम पूरा कुल कर लिए, समेशन का मतलब मेरा होता है कुल। अब क्या होगा इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तो इसमें विद्युत वाहक बल कहाँ लगा है यहाँ लगा है ई, तो यही मेरा क्या होगा ई के बराबर होगा। ये भी क्या है ये हमारी दिशा में है, तो यही आपका क्या हो गया किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो हम लोग इस तरीक़ा से और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये मेरा क्या है कोई चालक तार का रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से फिर ये मेरा क्या है कोई चालक तार का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से क्या है कोई चालक तार का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये आपका छोर निकला हुआ है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एक विद्युत वाहक बल लगा देते हैं। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक और विद्युत वाहक बल लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको नाम लेते हैं R1, इसका नाम लेते हैं R2, इसका नाम लेते हैं R3।
चलिए मान लीजिए कि धारा मेरा यहाँ बह रहा है, इधर से जा रहा है। अब फिर क्या होगा, धारा यहाँ से इधर से आ रहा है, मतलब धारा इधर से इधर जा रहा है, और फिर आपका क्या है, धारा इधर से इधर जा रहा है। और इसमें हम लोग धारा ले लेते हैं इस टाइप से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में मेरा क्या होता है, अभी लिख रहे हैं, इसका नाम देते हैं E2 और इसका नाम देते हैं E1। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए, आप कहीं कोई बिंदु पकड़ लीजिए, चलिए हम यहाँ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पकड़ने के बाद पूरे परिपथ में घूम जाएंगे। तो ये मेरा क्या है, एरो का साइन देखिए, हम जहाँ से चल रहे हैं तो ये हमारी दिशा में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से धारा इसमें क्या बहेगा, पहले उसको लिख लेते हैं। धारा यहाँ मेरा बहेगा, इसमें जो मेरा धारा जाएगा वो मेरा धारा जाएगा I1। धारा जो मेरा बहेगा वो क्या जाएगा, I1 धारा यहाँ लिख लेते हैं। इसकी धारा हम लोग I2 कर लेते हैं और इसकी धारा हम लोग I3 कर लेते हैं। तो अब यहाँ मेरा क्या होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 यहाँ पे R1, ठीक है, ये हमारी दिशा है। फिर हम इधर चल रहे हैं, तो ठीक मेरा क्या है कि हमको आना है इधर, लेकिन एरो क्या है, इधर की ओर लगा हुआ है, तो सीधा लगा दीजिए माइनस I2 R2 हो गया। फिर इधर हम आ रहे हैं, तो फिर मेरा क्या है कि हमको आना है इधर, लेकिन इसका एरो क्या है, इधर का लगा हुआ है, तो फिर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस I3 R3 होगा बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं, तो ये ठीक हमारी दिशा में है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, E1। अब एक क्या है कि हमारी दिशा से विपरीत दिशा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस E2। यही मेरा क्या हो गया, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये आपका व्यंजक मिला। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम में क्या है, सुन लीजिए फिर से एक बार। किरचॉफ का फर्स्ट नियम में मेरा क्या था कि इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, लेकिन किरचॉफ के द्वितीय नियम में मेरा क्या हुआ कि कोई भी आपका चालक तार है, चालक तार में आपका विद्युत धारा बह रहा है, बंद परिपथ होना चाहिए, जटिल परिपथ होना चाहिए, उसके प्रत्येक भाग में जो आपका धारा जो प्रवाहित हो रहा है और जो उसका जो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है, उनको आपस में गुणनफल करने के बाद उनका जो बीजीय योग होगा उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही मेरा क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको करना क्या है, इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप किरचॉफ का पहला नियम लिखिएगा, फिर आप किरचॉफ के दूसरा नियम लिखिएगा। किरचॉफ के पहला नियम में क्या लिखेगा कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ I बराबर 0। ये आप लिखेगा किरचॉफ का पहला नियम। फिर आप किरचॉफ का दूसरा नियम क्या लिखेगा कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक भाग के प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजीय योग उस बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है, अर्थात समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E। बस इतना लेकर के आपको काम चला लेना है, भरपूर नंबर मिलेगा। इसके बाद हमको करना क्या है कि इस नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन के बारे में देखेंगे। अब देखिए मेरा व्हीटस्टोन है, तो सबसे पहला बात मेरा क्या है, अब समझिएगा व्हीटस्टोन क्या है। देखिए इसको हम लोग परिभाषा जो है दो तरह के दे सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, समझिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, या फिर व्हीटस्टोन सेतु भी कहीं लिखा मिलेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब मेरा क्या होता है कि वह विद्युतीय युक्ति जिसकी सहायता से परिपथ में किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। क्या लिखिएगा, तो वैसा युक्ति जिसके सहायता से किसी बंद परिपथ में या किसी जटिल परिपथ में अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है या फिर व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। या फिर इसको हम लोग एक और भाषा में दे सकते हैं, दूसरे शब्द में, वो भी सुन लीजिए, आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिएगा। दूसरे शब्दों में क्या देंगे कि यदि चार प्रतिरोधों को, ध्यान दीजिएगा, यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चार भुजाओं में व्यवस्थित करके, या फिर यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चार भुजाओं के रूप में जोड़कर उसके परस्पर दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैलेनोमीटर जोड़ दिया जाए तथा शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक विद्युत वाहक सेल का स्रोत लगा दिया जाए या भी विभवांतर वाले बैटरी को जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त प्रबंध व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। देखिए किस टाइप से आएगा। सबसे पहला बात यहाँ मेरा क्या है
सबसे पहला बात यहाँ मेरा क्या है कि हमको क्या लेना है, 4 प्रतिरोधक लेना है ना, जिसका प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से मेरा बात क्या बनेगी, समझिएगा हीट स्टोन क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम में, एकदम 100% गारंटी है कि मैंने आने का मतलब पूरी संभावना है। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, हम इसकी एक प्रतिरोध ले लेते हैं, ये मेरा प्रतिरोध है। एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्या है कि एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं रेजिस्टेंस है, और एक मेरा क्या है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। इसका नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, इसका नाम R दिए, इसका नाम S दिए। अब क्या करना है, देखिए यही मेरा 4 प्रतिरोध है। कौन कौन मेरा है, P है, Q है, R है, S है। यही मेरा 4 आपका है, P Q R S। तो अब मेरा क्या होगा, ये आपका क्या है, 4 भुजाओं को हम जोड़ दिए चतुर्भुज के रूप में। तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। अब इनके बीच क्या करेंगे, हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, G लगा देंगे जैसे सैम्बुल होता है। अब क्या होगा कि ये जो आपका जो सम्मुख जो आपका दिख रहा है ना, ये जो आपका शेष जो सम्मुख बिंदु दिख रहा है, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कोई सेल लगा देंगे। कोई सेल लगा दिए, जिसे हम लोग सेलों का समूह यहाँ बैटरी में जोड़ सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ एक कुंजी दे दिए, अब इसको ला कर के यहाँ पे इस तरीक़े से जोड़ दिए। ये भी है, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, और इस बैटरी का जो विभवांतर है ये आपका भी है। कुछ इस तरह से प्रबंध बनेगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। जैसे ही मेरा क्या है कि यहाँ से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो धारा बहना प्रारंभ होगा। अब धारा बहना प्रारंभ होगा तो धारा यहाँ पे आई होगा, यहाँ भी धारा मेरा आई रहेगा, और ये भी धारा यहाँ पे आई रहेगा। लेकिन अब आई जब आएगा तो देखिए एक किरचॉफ का पहला नियम यहाँ लागू हो जाए इस बिंदु के लिए। अब आई आ रहा है, लेकिन इधर में आपका 2 गो आपका प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध P और एक प्रतिरोध Q है। तो इसको धारा हम दे देते हैं I1, इसको क्या दे दिए, I1। तो इसको धारा हमको क्या देना पड़ेगा, इसको धारा देना पड़ेगा हमको I2। अब क्या है, अब ये धारा इधर गया I1, है ना, धारा के बंटवारा कर रहे हैं किरचॉफ के नियम से। अब I1 इधर गया तो अब इसको धारा मिलेगा IG। IG का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। अब IG इसको इधर मिल गया तो इधर मेरा क्या होगा, I1 माइनस IG होगा। लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं I3 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, I3 मान लेंगे। इधर IG हुआ तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक I3 ले लेंगे। अब यहाँ I2 हुआ, अब इधर से मेरा आ रहा है IG, तो इन दोनों का योग मेरा क्या होगा, इस धारा के बराबर होगा किरचॉफ के नियम से, पहला नियम से। तो इधर जो मेरा जो धारा जो जाएगा, इस धारा का नाम ले लिए I4। और फिर यहाँ जो आपका जो फाइनल जो आपका धारा जो पूरा निकल जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज से होते हुए, इस धारा का नाम पुनः I ले लिए, ठीक है, क्योंकि I जा रहा था, I बाहर निकलना चाहिए। अब क्या है, तो इस तरीक़ा से जो पूरा जो आपका फिगर आपको जो ड्रॉ हुआ, ये तुम्हारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, जिसमें ए P है, ए Q है, ए R है, ए S है। नाम आप बदल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या है, से हमने क्या बताया था कि 4 प्रतिरोध लेना है, उसको चतुर्भुज के 4 भुजाओं में जोड़ देना है, परस्पर 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है, एवं 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच क्या करना है, कुछ लगाना नहीं है बस, बल्कि उन दोनों सम्मुख बिंदुओं को क्या करना है, विभवांतर वाले बैटरी के साथ जोड़ देना है। तो यही आपका क्या मिल गया, व्हीट स्टोन ब्रिज मिल गया। अब फिगर ड्रॉ कर दिए, परिभाषा दे दिए पहले। अब क्या है, लिखेंगे हम लोग यहाँ से क्या चीज़, देखिए हमको करना क्या है यहाँ पे कि संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करना है। तो संतुलन की स्थिति कब मानी जाती है, संतुलन की स्थिति तब मानी जाती है कि यदि बैटरी से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, और विद्युत धारा I प्रवाहित होने के क्रम में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से अगर कोई विक्षेप उत्पन्न न होता है, कोई विक्षेप उत्पन्न न होने का मतलब क्या है कि इसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि IG आपका 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति कहा जाता है। उस ब्रिज को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र में व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रारूप प्रदर्शित है, जिसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है, एवं 2 बिंदुओं B एवं D के बीच
गैल्वेनोमीटर G को व्यवस्थित किया गया है तथा A एवं C के बीच V विभवांतर वाले बैटरी को व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद यहाँ क्या आपका बात क्या बनेगा, चूंकि यह ब्रिज संतुलन की स्थिति में है, चूंकि यह ब्रिज संतुलन की स्थिति में है, इसलिए इस ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात विद्युत धारा शून्य होगी। तो अब देखिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संतुलन के स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति के लिए हम लोग आवश्यक शर्त को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि यहाँ मेरा क्या है कि गैल्वेनोमीटर से आपका धारा नहीं बहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हम लोग, देखिए लिखेंगे यहाँ पे फीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का मान शून्य होगा, IG का मान शून्य होगा। अतः यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IG जो मेरा हो जाएगा 0 के बराबर। जब IG 0 होगा तबे जाकर के क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। अगर IG 0 नहीं होगा तो संतुलन की स्थिति में नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा, चलेंगे हम लोग चित्र से, चित्र से। देखिए अब यहाँ पे किरचॉफ के दोनों नियमों का लागू होगा। यहाँ मेरा क्या होगा, किरचॉफ का दोनों नियम। चित्र से हम लोग चलेंगे, है ना, चलेंगे बिंदु A के लिए चलेंगे, है ना, या फिर हम चलेंगे बिंदु B के लिए चलेंगे। ठीक है, बिंदु A के लिए या फिर बिंदु B के लिए या फिर बिंदु D के लिए या फिर बिंदु C के लिए हम लोग चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कर क्या लेंगे, चित्र से चलेंगे, है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम से ऊपर लिख देंगे चित्र से बिंदु B के लिए, चित्र से बिंदु B के लिए, यहाँ लिख लो बिंदु B के लिए या बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा। देखिए ये आपका पॉइंट है, तो इसके ओर आने वाली सभी धाराओं का योग और इस बिंदु से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, हम लोग यहाँ पे I1 लिख लिए, बराबर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो धारा निकल रहा है, एक IG और एक मेरा क्या है I3 निकल रहा है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा I3 प्लस IG। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा I3 प्लस IG का मान क्या है 0, क्यों, क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ से हो जाएगा I1 बराबर I3, इसको ले लेंगे समीकरण 1। फिर चलेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से है किसके लिए, तो अब चलेंगे बिंदु D के लिए, यानी बिंदु D पर क्या होगा, इस बिंदु की ओर आने वाली धारा क्या है, तो I2 है, I2 आ गया। और क्या आ रहा है इधर से, देखिए यहाँ से मेरा I2 आ रहा है और यहाँ से मेरा क्या है IG आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो I2 प्लस IG हो जाएगा बराबर। इस बिंदु से कौन धारा जा रहा है, तो I4 जा रहा है, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा I4 जा रहा है। अब क्या होगा I2 प्लस 0 बराबर में I4, यानी I2 बराबर मेरा हो जाएगा I4, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। हम लोग यहाँ से क्या चलेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या मिलेगा, I1 बटा में I2 क्या हो जाएगा, I1 बटा में I2 बराबर कर लेते हैं I3 बटा में I4। एक काम देगा, इसको समीकरण हम लोग थर्ड मान लेते हैं। समीकरण 1 में मेरा क्या था, I1 बराबर I3 और 2 में क्या था I2 बराबर I4, दोनों को भाग किए तो I1 बटा I2 मिला और I3 बटा में I4 मिला।
अब देखिए हम लोग क्या है, किरचॉफ का पहला नियम का तो उपयोग कर लिए, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि इस नियम का उपयोग करके पहला नियम का उपयोग कर लिए। अब सेकंड लॉ का उपयोग करेंगे। तो सेकंड लॉ में क्या चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, है ना, बंद परिपथ, बंद परिपथ। देखिए बंद परिपथ हम लोग कहाँ चल रहे हैं, बंद परिपथ यहाँ मेरा है, पहले चलेंगे हम लोग ए बी डी ए, बंद परिपथ ए बी डी ए में। जब ए बी डी ए में चलिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, I1P हो जाएगा। यहाँ मेरा क्या मिलेगा, I1P प्लस ये हमारी दिशा में है तो क्या होगा, IgG होगा, IgG। IG का मतलब क्या होगा, गैलोमीटर में प्रवाहित धारा, और G का मतलब मेरा क्या हो गया, गैलोमीटर का प्रतिरोध। अब इसके बाद यहाँ से क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ मेरा बात क्या बनेगा, तो ये जो आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि ए हमारी क्या है, विपरीत दिशा में है, तो लग जाएगा यहाँ से माइनस I2Q बराबर में 0। इसका क्या हो गया, बीजीय योग, है ना, माने आने वाला को हम लेंगे प्लस में और जाने वाला को लेंगे माइनस में। या फिर हम लोग इसको इस तरीक़े से कर सकते हैं, ये हमारी दिशा है, ये हमारी दिशा है, तो कर लो प्लस में, और हमको जाना है इधर लेकिन ये आ रहा है इधर, तो हम क्या दे देंगे, माइनस में, बराबर कर लेंगे 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, I1P प्लस Ig का मान 0 है, G, और माइनस मेरा हो जाएगा I2Q बराबर में 0। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब जब क्लियर है तो हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे। ठीक है, देखिए बात यहाँ से क्या बनेगी, इसके बाद यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, देखिए कोशिश कर रहे हैं कि इतना में कर दे आप लोग को। ठीक है, यहाँ मेरा क्या होगा, I1P होगा, I1P, और प्लस मेरा 0 हो जाएगा, और माइनस मेरा हो जाएगा I2Q बराबर में 0, यानी I1P माइनस I2Q बराबर में 0, यानी I1P बराबर I2Q, यानी इसको लिख सकते हैं I1 बटा में I2 बराबर में मेरा हो जाएगा Q बटा में P। I1 बटा I2 मेरा क्या हो जाएगा, Q बटा में P। इसको मान लेंगे समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। फिर चलेंगे एवं, देखिए एक हम लोग क्या चले, बंद परिपथ बी डी ए बी चले, या फिर ए बी डी ए चले। अब क्या चलेंगे, बी सी डी बी में। फिर यहाँ चलेंगे बंद परिपथ एवं बंद परिपथ बी सी डी बी, बी सी डी बी में क्या होगा, देखिए यहाँ से ए मेरा क्या है, I3R होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम से। तो यहाँ मिलेगा I3R का है कि किरचॉफ ने साफ बताया है कि जो आपका प्रतिरोध होगा और जो इसमें धारा जो बहेगा उनका गुणनफल, है ना, का बीजीय योग इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे यही ना किए, करने के बाद यहाँ मेरा 0 का है लिए, 0 इस चलते लिए कि इसमें मेरा क्या है कि विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं लगा हुआ है, इस चलते हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से मेरा क्या हो गया, I3R, I3R। अब यहाँ मेरा क्या होगा, देखिए जब यहाँ से चले तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारे ठीक विपरीत दिशा में है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे I4S, और फिर एक क्या है हमारी विपरीत दिशा में, तो IgG बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी क्या होगा I3R माइनस हो जाएगा I4S, माइनस क्या होगा Ig का मतलब क्या 0, तो पूरा 0 कर देगा। अब यहाँ क्या होगा, I3R माइनस I4S बराबर 0, यानी I3R बराबर मेरा हो जाएगा I4S, यानी I3 बटा में I4 बराबर S बटा में R। इसको ले लेंगे समीकरण 5 ले लो। कौन सा ले लेंगे, 5। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, भगा मत देखिएगा। जब पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ मेरा क्या है, देखिए हम लोग बंद परिपथ किस में चले थे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो बंद परिपथ चले हैं बी सी डी बी में, तो जब यहाँ से हम चले तो इस चालक के तार का जो प्रतिरोध है वो आपका R है, इसमें धारा क्या बह रहा है, I3 बह रहा है, तो I3 गुना R कर लेंगे।
फिर यहाँ से चले तो इसका प्रतिरोध क्या है, एस है, धारा क्या है, I4 है, तो I4 गुना एस कर लेंगे, लेकिन किस में करेंगे, माइनस में करेंगे, चूंकि हम इधर आ रहे हैं लेकिन धारा इधर बह रहा है तो हम लोग माइनस में ले लेंगे। अब यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या आपका है, इसका जो प्रतिरोध आपका जी है, लेकिन धारा क्या बह रहा है, IG बह रहा है, तो IG कर लेंगे, लेकिन माइनस में करेंगे। अब तीनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद इसमें क्या है, विद्युत वाहक बल है, नहीं है। कहाँ विद्युत वाहक बल है, बिल्कुल नहीं है। तो जब विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं लगा हुआ है, यानी ई आपका नहीं लगा हुआ है, तो क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। वही यहाँ पे बात किए हैं, है ना, I3R माइनस I4S माइनस IG बराबर 0। अब पूरी डाटा सोल्व करने के बाद मेरा क्या मिलेगा, I3 बटा I4 बराबर S बटा में R। चलेंगे, अब चलेंगे यहाँ पे चलेंगे अब, है ना, समीकरण, है ना। अब समीकरण मेरा क्या है, 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से देखिए 4 में मेरा क्या है, I1 बटा में I2, है ना, लेकिन 4 5 नहीं बल्कि 3 भी इसमें लगाइए। समीकरण लिखेंगे अब, समीकरण 3 4 एवं 5 से, कहीं पर अगर थोड़ा सा अगर न भी दिखाई दे आप लोगों को, अगर छोटा सा हो जाए तो आप सुन के लिख लीजिएगा। अब समीकरण 3 4 एवं 5 से देखिए क्या है, तो 3 में मेरा क्या था, I1 बटा I2 बराबर I3 बटा I4। यहाँ से I1 बटा I2 क्या मिला, Q बटा P मिला, तो हम लोग Q बटा P कर लेंगे बराबर। अब I3 बटा I4 है तो क्या मिला, S बटा में R मिला, S बटा हम लोग R कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसको पलट दो, पलट देंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, P बटा में Q, माने अंश को हर में, हर को अंश में, अंश था तो हर था तो अंश कर दिए, हर था तो अंश था तो हर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R बटा में S। अब यही जो आपको व्यंजक मिला P बटा Q बराबर R बटा S, यही मेरा क्या है, फिट स्टोन ब्रिज के लिए संतुलन का शर्त है। हम लोग यही प्रूफ करना था, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो अब ले लीजिए। इसमें करना क्या था कि किरचॉफ के नियमों को लिखना है, किरचॉफ के नियम को लिख देना है, पहला नियम लिख दीजिए, दूसरा नियम लिख दीजिए। इसके बाद क्या आपका है, विशेष आपको नहीं करना है, बस पहला नियम लिखिए, दूसरा नियम लिखिए। इसके बाद क्या है कि फिट स्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करना है। तो बस यह आपको कर देना है, आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा। तो उसमें करना क्या है, बस आपको ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछने का वेरिएशन कराता है तो ऐसा ही पूछ सकता है कि फिट स्टोन ब्रिज क्या है ना, फिट स्टोन ब्रिज क्या है, इसके संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त के व्यंजक को प्राप्त करें, ऐसा भी आपको पूछ सकता है। या फिर पूछता है, ये आपका पूछता है कि किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं इस नियम का उपयोग कर फिट स्टोन ब्रिज का संतुलन के लिए, है ना, संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त को प्राप्त करें। तो दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है। जिसमें अगर इस टाइप से पूछे तो किरचॉफ का पहला नियम लिखिए, फिर आप दूसरा नियम लिखिए, फिर आप थोड़ा सा फिट स्टोन ब्रिज का परिभाषा दे दीजिए, फिर फिगर ड्रॉ कर दीजिए, है ना, और फिर आराम से चल दीजिए कि चित्र में फिट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित है जो संतुलन की स्थिति में है, अतः गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का मान 0 होगा, है ना, अतः IG बराबर 0। फिर यहाँ से हम लोग चल देंगे। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना, हम लंबा इस चंदा को बताया कि ताकि आप बढ़िया से समझ जाइए, ब्रेन में हटा लीजिए और इसको अपनी भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं और फुल 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आप लोग जरूर देखिए, भगा के मत देखिए, और जैसा लगे वैसा कमेंट में लिखा कीजिए और इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, से फिर कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।